हेलो एवरीवन, वेलकम टू टारगेट एंट्रेंस एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल। हम लोग अपनी यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2023 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसमें से आपकी क्लासेस रेगुलरली चल रही हैं। आई होप अपनी क्लासेस आप देख रहे होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे होंगे, जो कि आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। लास्ट टाइम पे ही आपकी प्रिपरेशन में सबसे ज़्यादा हेल्पफुल आपके क्वेश्चंस ही होते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहिए, जिससे कि आपके एग्जाम में गलत होने के चांसेस कम से कम बने रहेंगे। ठीक है, तो आपकी क्लासेस रेगुलरली यहाँ पे चल रही हैं, तो आप रेगुलरली क्लासेस को ज्वाइन करते रहिए। प्रैक्टिस सेट्स की क्लासेस चल रही हैं। ठीक है, चलिए, इसके अलावा अगर आपने 12 वर्षों के हल प्रश्न पत्र अभी तक नहीं लिए हैं, जाके जल्दी से वो भी ले लीजिए। डिस्क्रिप्शन में जाके आपको उसका लिंक मिल जाएगा। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए और अपनी तैयारी को और बेहतर बनाइए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। अगर आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पे अगर आप मैसेज कर देते हैं तो आप वहाँ से भी इसे ले सकते हैं। ठीक है, चलिए, आज हम लोग अपना साइंस का प्रैक्टिस से स्टार्ट करने वाले हैं। जैसे कि आपको पता है कि आपके 50 क्वेश्चंस आते हैं पार्ट बी में साइंस से रिलेटेड, जिसमें हमारी मैथ्स भी होती है। तो आज हम लोग साइंस का एक पोर्शन स्टार्ट करेंगे। हाँ, आज हम 25 क्वेश्चंस अप्रॉक्स करेंगे, तो आप लोग जुड़ जाइए, अपने दोस्तों के साथ क्लास को शेयर कर दीजिए। चलिए, ठीक है, चलिए, पहला क्वेश्चन है हमारा, जल में किसी पत्थर के टुकड़े का भार उसके वायु में वास्तविक भार की तुलना में होगा। मतलब एक पत्थर का टुकड़ा है, उसे जल में डाला है, तो उसका भार जो होगा, अगर वो वायु में रखा है तो उसके भार की तुलना में कितना होगा। ठीक है, भारी होगा, हल्का होगा, शून्य होगा या बराबर होगा। तो इसका आंसर बताइए आप लोग। तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा हल्का होगा। क्यों होगा? देखिए, अगर जल में हमारा कोई पत्थर का टुकड़ा है, ठीक है, तो जल की अगर और हमारा एक वायु में रखा है खाली, तो वायु में क्या होगा, उसका वो नीचे की तरफ आएगा गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। लेकिन जल में क्या होता है ना, वो नीचे की तरफ तो आएगा, साथ साथ में ऊपर की तरफ एक बल कार्य कर रहा होता है। वो जल एक फोर्स लगाता है, कोई वस्तु उसके अंदर होती है, जल एक फोर्स लगाता है, अपोजिट साइड में एक बल लगाता है, जिसे कहते हैं हम उत्प्लावन बल। उत्प्लावन बल की वजह से आपको भार थोड़ा हल्का नजर आएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे नीचे की तरफ आ रहा है नॉर्मल में, लेकिन अगर आप जल में रख रहे हैं तो आप अगर उठाएंगे, यहाँ पे देखिए नीचे की तरफ तो आ रहा है, लेकिन उससे थोड़ा सा कंपनसेट कर रहा है, थोड़ी सी उसकी हेल्प कर रहा है ऊपर की तरफ धकेलने में जल, तो आपको वहाँ पे जल में थोड़ा सा हल्का नजर आएगा। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 52 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस भौतिक राशि की इकाई बार है? निम्नलिखित में से किस भौतिक राशि की इकाई बार है? ए बल, बी लंबाई, सी आवृत्ति या डी दाब। बताइए इसका क्या आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस भौतिक राशि की इकाई बार है? बल, लंबाई, आवृत्ति या दाब। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? दाब। दाब की इकाई जो होती है बार होती है। ठीक है, बल हमारा फोर्स होता है, उसकी क्या होती है? न्यूटन होती है। लंबाई हमारी क्या होती है? सेंटीमीटर या मीटर में देखते हैं। और आवृत्ति होती है वो हमारी हर्ट्ज में या साइकिल पर सेकंड में होती है। ठीक है, तो हमारी बार किसकी इकाई होती है? दाब की। दाब की यूनिट होती है हमारी, प्रेशर की यूनिट होती है। ठीक है, दाब की यानी हमारी प्रेशर की यूनिट होती है बार। ओके, 53 क्वेश्चन। आकाश में उड़ते पक्षी में होगी। अगर आकाश में कोई पक्षी उड़ रहा है तो उसमें क्या होगी? केवल गतिज ऊर्जा होगी, केवल स्थितिज ऊर्जा होगी, केवल दाब ऊर्जा होगी, या गतिज तथा स्थितिज दोनों ऊर्जाएं होंगी। बताइए इसका क्या आंसर हो जाएगा कि आकाश में उड़ते पक्षी में किस तरीके की ऊर्जा होगी। 53 क्वेश्चन, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा हमारा? आकाश में उड़ते पक्षी में किस तरीके की ऊर्जा होगी? तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? दोनों प्रकार की ऊर्जा होती है उसमें। उड़ रहा होता है गति की वजह से गतिज ऊर्जा, और अपनी स्थिति की वजह से उसमें स्थितिज ऊर्जा भी होती है, यानी दोनों तरीके की ऊर्जाएं आकाश में उड़ते पक्षी में होती हैं। ठीक है, 54 क्वेश्चन। 1 किलोग्राम भार तुल्य है। 1 किलोग्राम भार किसके तुल्य होता है? 54 क्वेश्चन। 54 क्वेश्चन का आंसर देंगे आप लोग। 1 किलोग्राम भार तुल्य है। बताइए इसका क्या आंसर हो जाएगा। 9.8 न्यूटन, 4.2 न्यूटन, 9.8 डाइन या 981 डाइन। तो जो हम अगर किलोग्राम को न्यूटन में चेंज करते हैं तो हमारा कितना आता है? 9.8 न्यूटन। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 9.8 न्यूटन। 1 किलोग्राम भार किसके तुल्य होता है? 9.8 न्यूटन की। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया। 55 क्वेश्चन। ठीक है, 55 क्वेश्चन है हमारा। ध्वनि की चाल किसमें अधिकतम होती है? ध्वनि की चाल किसमें अधिकतम होती है? ए वायु, बी जल,
सी ठोस या डी द्रव। तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट ही हम पूछे जाते हैं और ये वाला जो क्वेश्चन है बिल्कुल डायरेक्ट है और ये हमने ऐसे ही पढ़ा हुआ है कि ध्वनि की चाल किस में अधिकतम होती है। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ठोस में, क्योंकि ध्वनि की चाल ना घनत्व पे डिपेंड करती है और ठोस में घनत्व सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए हमारी ध्वनि की चाल किस में अधिकतम होती है, ठोसों में अधिकतम होती है, सॉलिड में। ओके, चलिए 56 क्वेश्चन। आई होप क्लास आपको अच्छी लग रही होगी। क्लास आपको अगर अच्छी लगे तो उसे लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ठीक है। 56 क्वेश्चन, हर्ट्ज किसका मात्रक है। ये तो हमने ऊपर अभी पढ़ा था कि हर्ट्ज किसका मात्रक है, मैंने अभी बताए थे सारे जो आपके इकाई बताई थी, ठीक है। तो ऊर्जा का है, आवृत्ति का है, आयाम का है या वेग का है। 56 क्वेश्चन, बताइए इसका क्या आंसर हो जाएगा। हर्ट्ज किसका मात्रक है, तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा आवृत्ति। हर्ट्ज जो होता है वो आवृत्ति का, या हम इसे कहते हैं साइकिल पर सेकंड भी कहते हैं, ठीक है। साइकिल पर सेकंड भी इसका मात्रक होता है और आवृत्ति का हर्ट्ज भी एक मात्रक होता है। इसे Hz से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, हर्ट्ज को। चलिए बहुत बढ़िया। 57 क्वेश्चन, आप लोग अपने दोस्तों के साथ क्लास को शेयर कर दीजिए। 57 क्वेश्चन, हाँ, मनुष्य की आंखें वस्तु का प्रतिबिंब किस पर बनाती हैं। मनुष्य की आंखें वस्तु का प्रतिबिंब किस पर बनाती हैं। ए कॉर्निया, बी आइरिस, सी पुतली या डी रेटिना। मनुष्य की आंखें वस्तु का प्रतिबिंब किस पर बनाती है, तो वस्तु का प्रतिबिंब किस पर बनता है, हमारा रेटिना पे बनता है, ठीक है। चलिए, मानव नेत्र से संबंधित क्वेश्चन था, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है उस चैप्टर से, बहुत बढ़िया। 58 क्वेश्चन, ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आते, साइंस के क्वेश्चन तो ठीक ठीक रहते हैं। ओके, तो आप लोग आसानी से इस क्वेश्चन को कर लेंगे अगर आपको बेसिक नॉलेज और थोड़ा बहुत फॉर्मूलाज की नॉलेज होती है तो। ओके, चलिए 58 क्वेश्चन, एक उत्तल लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर है, इसकी फोकस दूरी होगी। अगर उत्तल लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर है तो उसकी फोकस दूरी कितनी होगी, ठीक है। ए 20 सेंटीमीटर, बी 40 सेंटीमीटर, सी 50 सेंटीमीटर या डी 40 सेंटीमीटर। तो हमें पता है, हमें क्या पता है कि हमारी जो उत्तल लेंस की क्षमता जो हमें दे रखी है वो हमें कितनी दे रखी है, पी हमें दे रखी है, पी हमें दे रखी है कितनी, +2 डायोप्टर, ठीक है, +2 डायोप्टर दे रखी है। तो हमसे पूछा गया है फोकस दूरी कितनी होगी, एफ हमारा क्या होता है 100/p, ठीक है। तो 100 हमारा क्या हो जाएगा 100/2 दैट इज 50 सेंटीमीटर। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा 50 सेंटीमीटर, ठीक है। 50 सेंटीमीटर इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी, ठीक है। आपको करना समझ में आ गया कि हमने फॉर्मूला कौन सा लगाया था, हमने फॉर्मूला लगाया F = 100/p, p की वैल्यू हमें दे रखी थी 2 डायोप्टर, तो हमारा डिवाइड करके कितना आ गया 50। ओके, चलिए 59 क्वेश्चन, 59 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस रंग की तरंग दैर्ध्य महत्तम होती है। निम्नलिखित में से किस रंग की तरंग दैर्ध्य, यानी हमारी वेवलेंथ, इंग्लिश में क्या कहते हैं तरंग दैर्ध्य को, वेवलेंथ। वेवलेंथ किसकी सबसे ज़्यादा होती है, किसमें लिखा है, प्रकाश में। ए लाल, बी नीला, सी बैंगनी या डी पीला। बताइए किसकी तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा होती है, लाल, नीला, बैंगनी या पीला, ठीक है। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 59 का सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, लाल। लाल इसका सही आंसर हो जाएगा। जैसे कि हम लोग देखते हैं, आप इसे याद रख लीजिए, विबग्योर होता है ना, यहाँ से यहाँ पे हम जब जा रहे हैं, वी से आर की तरफ जब हम जा रहे हैं तो हमारी तरंग दैर्ध्य बढ़ती है। सबसे ज़्यादा किसकी होती है, आर की, और सबसे कम किसकी होती है, वॉयलेट की, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा हमसे पूछी थी तो वो किसकी हो जाएगी, आर की, यानी रेड कलर की। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लाल। चलिए 60 क्वेश्चन, विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन निम्न में से किस में होता है। यानी हमारी जो विद्युत ऊर्जा है वो यांत्रिक ऊर्जा में किस में, निम्नलिखित में से किस में परिवर्तित हो रही है। ए विद्युत मोटर, बी विद्युत डायनेमो, सी विद्युत बल्ब या डी विद्युत हीटर। बताइए किस में परिवर्तित हो रही है विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन। 60 क्वेश्चन का आंसर दीजिए आप लोग। तो इसका सही आंसर हमारा क्या है, विद्युत मोटर। विद्युत मोटर में क्या होता है, विद्युत ऊर्जा हमारी यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है। चलिए बहुत बढ़िया। 61 क्वेश्चन, 61 क्वेश्चन है हमारा, 61 क्वेश्चन है हमारा, सौर ऊर्जा का क्या कारण है। सौर ऊर्जा का क्या कारण है। तो नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन,
उच्च ताप या निम्न ताप? बताइए इसका क्या आंसर हो जाएगा। नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, उच्च ताप या निम्न ताप? तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, नाभिकीय संलयन। सौर ऊर्जा का सही आंसर हमारा क्या होता है, नाभिकीय संलयन यानी न्यूक्लियर फ्यूजन। फ्यूजन कहते हैं इसको, नाभिकीय संलयन। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि दो छोटे छोटे नाभिक मिलके बड़ा नाभिक बनाते हैं, तो उसमें क्या होता है, सौर ऊर्जा का ही सबसे बड़ा कारण है। ठीक है, चलिए 62 क्वेश्चन। ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है। ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है। ए प्रकाश ऊर्जा, बी यांत्रिक ऊर्जा, सी वायु ऊर्जा या डी ध्वनि ऊर्जा? बताइए गैर परंपरागत स्रोत। गैर परंपरागत का मतलब होता है जो हाल ही में यूज़ किए जाते हैं, उससे पहले ज़्यादा पहले यूज़ नहीं किए जाते थे। तो गैर परंपरागत स्रोत हमारा कौन सा है, इन सब में से हमारा है वायु ऊर्जा। इसी प्रकार से जल ऊर्जा भी हमारी गैर परंपरागत स्रोत में आती है, तो इस कैटेगरी में इन सब में से हमारी वायु ऊर्जा जो है सही आंसर हो जाएगा। चलिए 63 क्वेश्चन करते हैं। जब एक चुंबक को एक कुंडली के पास लाया जाता है तो प्रेरित विद्युत वाहक बल किस पर निर्भर नहीं करता? जब एक चुंबक को एक कुंडली के पास लाया जाता है तो प्रेरित विद्युत वाहक बल किस पर निर्भर नहीं करता? ठीक है, कुंडली के प्रतिरोध पर, कुंडली के तारों की संख्या पर, चुंबक के चुंबकीय आघूर्ण पर या सी डी चुंबक की गति पर? बताइए इसका क्या आंसर हो जाएगा कि जब एक चुंबक को कुंडली के पास लाया जाता है तो प्रेरित विद्युत वाहक बल किस पर निर्भर नहीं करता? नहीं को याद रखिएगा, मैं बार बार एक ही बात कहती हूँ कि नहीं जो वर्ड होता है इसको याद रखिए। कई बार हमें क्वेश्चन सही पता होता है फिर भी हम गलत आंसर करके आते हैं क्योंकि हम नहीं पढ़ते ही नहीं है। ठीक है, तो नहीं का ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए तो प्रेरित विद्युत वाहक बल किस पे निर्भर करता है? पहली बात तो फ्लक्स की दर पर निर्भर करता है, और फ्लक्स की दर किस पे निर्भर करती है? चुंबक की गति पर, कुंडली के तारों की संख्या पर और चुंबकीय आघूर्ण पर। मतलब इन तीनों पर क्या क्या निर्भर करता है? इन तीनों पर फ्लक्स परिवर्तन की दर निर्भर करती है, और फ्लक्स परिवर्तन की दर जो है विद्युत वाहक बल को इफेक्ट करती है। तो इसका मतलब ये तीनों तो इसके आंसर नहीं है, ये तीनों तो डायरेक्टली इफेक्ट कर रहे हैं इस पे। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? कुंडली के प्रतिरोध पर निर्भर नहीं करता, बाकी इन तीनों पर ही निर्भर करता है। क्योंकि विद्युत वाहक बल हमारा चुंबकीय फ्लक्स पर निर्भर करता है और चुंबकीय फ्लक्स हमारा इन तीनों पर निर्भर करता है। ठीक है, तो डायरेक्टली विद्युत वाहक बल भी इन तीनों पर निर्भर कर रहा है सिवाय इसके। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कुंडली के प्रतिरोध पर। ठीक है, क्वेश्चन करते हैं। 64 क्वेश्चन है हमारा। तार बी की लंबाई, त्रिज्या तथा प्रतिरोध सभी तार ए की राशियों से दुगने हैं। तार ए तथा बी के विशेष प्रतिरोधों का अनुपात होगा। ठीक है, तो हमसे बोला गया है तार बी की लंबाई, उसकी त्रिज्या, उसका प्रतिरोध, तीनों हमारे तार ए की राशियों के दुगने हैं। ठीक है, हमसे विशेष प्रतिरोध पूछा गया है। ठीक है, ये थोड़ा न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है तो ऊपर स्पेस बना लेते हैं। स्पेस बना लेते हैं। अब आप नीचे से स्टेटमेंट पढ़ते रहिएगा। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमसे बोला क्या गया है, ठीक है, हमसे बोला क्या गया है कि तार बी की लंबाई, त्रिज्या तथा प्रतिरोध सभी तार ए की राशियों के, हमसे बोला क्या गया है, तार बी की लंबाई, त्रिज्या तथा प्रतिरोध सभी तार ए की राशियों के दुगने हैं। ठीक है, सभी तार ए की राशियों के दुगने हैं। एक सेकेंड, चलिए सभी तार ए की राशियों के दुगने हैं, तो हमें बताना है कि तार ए बी का विशेष प्रतिरोधों का अनुपात क्या होगा। तो देखिए तार बी की लंबाई को हम लिख रहे हैं, चलिए एल से, एल बी जो हमारा हो जाएगा वो 2LA हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से त्रिज्या हमारी हो जाएगी आर, तो आर बी हमारी क्या हो जाएगी, दुगनी हो जाएगी किसकी, आर ए की। इसी तरीके से प्रतिरोध जो हम आर से नोट करते हैं, तो आर हमारा क्या हो जाएगा, आर बी इसमें से क्या हो जाएगा, 2RA हो जाएगा। ठीक है, ये समझ पा रहे हैं। तार बी की लंबाई जो है वो ए की लंबाई की दुगनी है, तो हमने इसलिए इसे 2LA कर दिया। इसी तरीके से त्रिज्या भी दुगनी, इसी तरीके से प्रतिरोध भी दुगना है। ठीक है, इसी तरीके से प्रतिरोध भी दुगना है। चलिए, तो हमारा जो फॉर्मूला होता है, हमारे पास फॉर्मूला होता है ρL/A, R = ρL/A। ठीक है, हमारे पास ये फॉर्मूला होता है, हमें कुछ नहीं करना है, सिंपल। अगर आपको ये फॉर्मूला पता है तो आप आराम से इस क्वेश्चन को कर ले जाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम इसमें से रो निकाल लेते हैं। रो हमारा क्या हो जाएगा, हम इस फॉर्मूले से अगर हम रो निकालेंगे, सिंपल मैथमेटिक्स है, ये हो जाएगा RA/L,
RA/L। ठीक है, ये हमारा रो का फॉर्मूला है। हमसे देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, तार A तथा B के विशिष्ट प्रतिरोधों का अनुपात। विशिष्ट प्रतिरोधों का अनुपात का मतलब हो जाता है हमारा रो A ओवर रो B पूछा गया है। विशिष्ट प्रतिरोध हमारे क्या होता है, रो होता है ना, तो हमसे A और B के विशिष्ट प्रतिरोधों का अनुपात पूछा गया है, यानी रो A ओवर रो B पूछा गया है। हमने इस फॉर्मूले से रो तो बना दिया है, हमें बस कुछ नहीं करना है, यहाँ पुट करना है। तो चलिए, तो ठीक है, हम यहाँ पे हमारा रो का फॉर्मूला लिखते हैं। रो हमारा क्या होता है, RA ओवर L। ठीक है, A हमारा क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा R पाई आर स्क्वायर ओवर L। ठीक है, ये आपको समझ आ गया। अगर आपको इतना समझ आ गया तो आपको कुछ नहीं करना है, बस एक बार A के लिए रो बनाना है, एक बार B के लिए रो बनाना है, दोनों को डिवाइड कर देना है। चलिए बनाते हैं। रो A ओवर रो B जब हम लिखेंगे तो हम इसे कैसे लिखेंगे, RA, रो A क्या हो गया, RA पाई RA स्क्वायर ओवर LA। ठीक है, डिवाइडेड बाय ये बड़ा डिवाइड लगा हुआ है, ये किससे है, RB पाई RB स्क्वायर ओवर LB। ये आपको समझ आया, कुछ नहीं करा है यहाँ पे हमने। जैसे रो की हमारा फॉर्मूला निकल के क्या आया था, ये रो का फॉर्मूला निकल के आया था R पाई R स्क्वायर ओवर L। ठीक है, तो हमने क्या करा, एक बार A के लिए बना दिया, एक बार B के लिए बना दिया, दोनों को डिवाइड कर दिया। ठीक है, ये इजी था, ये आप कर लेंगे आराम से। चलिए, अब हम क्या करेंगे, अब हमें रो A ओवर रो B निकालना है। तो ये हमारा हो जाएगा, फॉर्मूला हमारा क्या निकल के आ रहा है, RA स्क्वायर ओवर LA नीचे आ जाएगा, इनटू और बेसिक मैथमेटिक्स से आप कर लेंगे RB स्क्वायर इनटू LB। ये समझ आ रहा है आप लोगों को। ठीक है, नॉर्मल, अब कुछ नहीं करना। अब आपने सारे के सारे हमें जो वैल्यूज़ की स्टार्टिंग में गिवन थी, हमने वो वैल्यूज़ इसमें लगा देनी है। ठीक है, हमने क्या करना है, वो वैल्यूज़ इसमें लगा देनी है। तो हम क्या करेंगे, LB की जगह 2LA लगा देंगे, RB की जगह 2RA और RB की जगह 2RA लगा देंगे। ठीक है, चलिए, तो हम यहाँ से निकालते हैं नॉर्मल। RA तो ऐसे ही रहेगा, तो RA स्क्वायर इंटू LB की जगह हमने क्या लगाना है, LB की जगह हम लगाना है 2LA। LA की फॉर्म में लगाना है, तो 2LA डिवाइडेड बाय LA तो ऐसे ही रहना है, हाँ LA ऐसे ही रहना है। RB की जगह हमने क्या लगाना है, RB हमारा है 2RA के इक्वल, तो हमने लगाना है 2RA इंटू RB की जगह क्या लगाना है, स्मॉल RB की जगह 2RA लगाना है। लेकिन यहाँ स्क्वायर चल रहा है, इसका स्क्वायर चल रहा है, इसलिए हम इसका स्क्वायर कर देंगे, तो वो हो जाएगा 4RA स्क्वायर। ठीक है, ये समझ आया। अब बस कुछ नहीं करना, हमने कैंसिल आउट करना है सॉरी, LA से LA कट गया, RA से यहाँ पे RA कैंसिल हो जाता है, RA स्क्वायर से RA स्क्वायर कैंसिल। तो बचता क्या है इधर, एक तो ये 2 बच रहा है हमारा, एक ये 2 बच रहा है और ये 4 बच रहा है। तो हमारा बच क्या रहा है, 2 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 4, दैट इज़ 1/4। तो इसका मतलब जो हमारा रो A ओवर रो B का रेशो हो जाता है, वो कितना आया है, 1/4 आया है। अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो आप रो का फॉर्मूला याद है, एक्चुअली आपको ये वाला फॉर्मूला याद है, R का फॉर्मूला याद है, आप इससे रो बना लेंगे और रो बना के आपने बस कुछ नहीं करना है, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, बेसिक सॉल्व हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, 1/4 इसका सही आंसर हो जाएगा। तो 64 क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 1/4। ठीक है, 1/4 इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए, 65 क्वेश्चन है सॉरी, यदि दो धात्विक टुकड़ों का पानी में उछाल समान है तो इसके लिए पर्याप्त शर्त है कि A दोनों के घनत्व समान हो, B दोनों के पानी में डूबे आयतन समान हो, C उन दोनों के वायु में भार समान हो, या D दोनों के आयतन समान हो। यानी कहने का मतलब क्या है, दो धात्विक टुकड़ों का पानी में उछाल समान है, दो धात्विक टुकड़े हैं, पानी में उसका उछाल समान है, मतलब जो उठ रहे हैं ये समान है। तो इसके लिए क्या पर्याप्त शर्त है कि या तो क्या होना चाहिए, तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 65 क्वेश्चन का सही आंसर आप लोग देंगे तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, दोनों के पानी में डूबे आयतन समान हो। अभी हमने ऊपर बात करी थी कि पानी द्वारा एक बल लगाया जाता है जिसे उत्प्लावन बल कहते हैं। ठीक है, तो ये तभी तो उछाल समान उतना तभी तो होगा जब इसके डूबे हुए आयतन समान होंगे, उत्प्लावन बल तभी तो इक्वल लगेगा उनमें, तभी तो दोनों में इक्वल लगेगा जब दोनों के आयतन जितने डूब रहे हैं वो समान डूबेंगे, तभी तो
जो जल होगा उसका उत्प्लावन बल समान होगा। तो यानी अगर दोनों के पानी में डूबने के दोनों वस्तुएं उनके डूबे हुए आयतन समान होंगे तभी उनका उछाल भी समान होगा। ठीक है, तो इसका आंसर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 66 क्वेश्चन है, ज्वरहारी है। ज्वरहारी बताइए क्या होता है जब हम फीवर में लेते हैं TNT, आइडोफॉर्म, फिनेसिटीन या सल्फागोनाडीन। तो इसका सही आंसर ज्वरहारी क्या है इनमें से। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, कोई इसमें वैसी वाली चीज़ नहीं है कि आपको सॉल्व करना है, या आपको बस पता ही होना चाहिए। तो ज्वरहारी क्या है हमारा, सल्फागोनाडीन एक ज्वरहारी है। तो डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 67 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से दर्द निवारक है। निम्नलिखित में से दर्द निवारक है। ए सैलिसिलिक अम्ल, बी एसिटिक अम्ल, सी एसिटिक सैलिसिलिक अम्ल या डी कार्बोलिक अम्ल। ठीक है, तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन दर्द निवारक है। तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक अम्ल जो होता है वो हमारा एक दर्द निवारक होता है। ठीक है, चलिए 68, गैस का आयतन परम शून्य तापक्रम पर शून्य न होने का कारण है। ठोस अवस्था, द्रवित अवस्था, गैसीय अवस्था या दाब। ठीक है, तो पहली बात तो ये कि कहा जाता है कि गैसों का आयतन परम शून्य ताप पर शून्य हो जाता है। ठीक है, कई क्वेश्चंस में, कई बुक्स में ये चीज़ दे रखी होती है, लेकिन अगर इन्होंने पूछा है कि नहीं हो रहा है तो इसका क्या कारण है, तो इसका एक ही कारण होता है कि उसकी ठोस अवस्था इसका कारण होता है, क्योंकि ठोस में आयतन शून्य नहीं हो सकता, इसलिए जब वो ठोस में कन्वर्ट हो जाती है तो उसका आयतन शून्य नहीं होता। ठीक है, तो इसका ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 69 क्वेश्चन है, कार्बनिक यौगिकों में मुख्यतः पाए जाने वाले तत्व हैं। कार्बनिक यौगिक यानी हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड जितने होते हैं उनमें आपके कौन से तत्व मुख्यतः पाए जाते हैं। ए CHO, बी CON, सी NCS या डी CPN। जब आप अपने कार्बनिक यौगिक पढ़ते हैं तो आपको इसका आंसर बहुत अच्छे से पता होगा कि मोस्टली जो हमारे कंपाउंड्स होते हैं, जो भी हमारे तत्व होते हैं, उसमें हमें CH और O मुख्यतः इनमें से मिला करते हैं। ठीक है, कार्बनिक यौगिकों में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 69 क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 70 क्वेश्चन है हमारा, C4H6 आणविक सूत्र वाले यौगिकों में होंगे। तो आपको इसका फॉर्मूला बना के देखना पड़ेगा। बनाते हैं इसका फॉर्मूला। C4H6 वाले आणविक सूत्र वाले यौगिक में होंगे। क्या होंगे, सिंगल बॉन्ड यानी एक बंध होंगे, द्विबंध यानी डबल बॉन्ड होंगे, एक त्रिबंध एक द्विबंध होंगे, या एक त्रिबंध दो द्विबंध होंगे। हाँ, दो द्विबंध होंगे। बताइए इसका क्या आंसर हो जाएगा। आपको C4H6 का बना के ही देखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए तो इसे बनाते हैं। ठीक है, एक सेकेंड। C4H6, चलिए C4H6। तो हमें 4 कार्बन बनाने, 1 2 3 4 कार्बन बना दिए। ठीक है, हमें 6 H लगाने हैं। तो आप लगा के देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6। तो क्या सभी कार्बन की वैलेंसी पूरी होती है। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4। ठीक है, क्या आपको लग रहा है सारे कार्बन की वैलेंसी पूरी है, बिल्कुल भी नहीं, सिर्फ इसी की पूरी है, इसकी नहीं है, इसकी नहीं है, इसकी नहीं, यानी एक बंद तो इसमें हो ही नहीं सकते। ठीक है, एक बंद इसमें नहीं हो सकते। ठीक है, चलिए अब बताइए क्या किया जाए। अब हम क्या करते हैं, हमें लगाने हैं 6 हाइड्रोजन। 6 तो हाइड्रोजन हमें दे रखे हैं, तो एक बंद तो हो नहीं सकते। तो हम क्या करें, एक द्विबंध लगा के देखें। एक द्विबंध हम यहाँ लगा लेते हैं। चलिए एक द्विबंध हम यहाँ पे लगा लेते हैं। तो 1 2 3 4, इस कार्बन की वैलेंसी तो पूरी हो गई, इसकी पहले से पूरी थी, लेकिन इसका और इसका क्या नहीं हुई ना पूरी। तो इसका मतलब इसमें एक द्विबंध भी नहीं हो सकता। कुछ नहीं करना, आपको डबल बॉन्ड लगा के देखना है। आप आराम से डबल बॉन्ड लगा के देखिए, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। तो चलिए ठीक है, ये वाला आंसर गलत हो गया, एक बंध, इसमें एक द्विबंध भी गलत हो गया। तो चलिए 1 2 3 और 4 कार्बन है। चलिए अब हम ये वाला कोई ऑप्शन लगा के देखते हैं, एक त्रिबंध और एक द्विबंध। त्रिबंध हम कहीं भी, कोई भी कार्बन पे लगा लीजिए आप, वैलेंसी पूरी हो जाएगी, टेंशन मत लीजिए। ठीक है, एक त्रिबंध हमने लगा लिया, एक हमने द्विबंध यहाँ पे लगा लिया। यहाँ पे हमने क्यों नहीं लगाया, क्योंकि अगर हम यहाँ पे डबल लगा देते तो 2 3 4 5, इस कार्बन की वैलेंसी 5 हो जाती, जो कि पॉसिबल नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पे लगाया। ठीक है, चलिए अब इसके हाइड्रोजन भर दीजिए, 1 2 3 और 1 4। एक हाइड्रोजन इधर आ जाएगा, 1 2 3 और 1 4, ये पूरा है। 1 2 3 और 1 4, एक हाइड्रोजन इधर आ जाएगा, 1 2 3 और 1 4। तो अब बताइए कि इसमें हमारे कितने हाइड्रोजन
हो गए। एक त्रिबंध और एक द्विबंध वाले में कितने हाइड्रोजन हो गए हमारे, 1 2 3 और 1 4, जबकि हमें हाइड्रोजन कितने दे रखे हैं, 6। तो यानी ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। अब आपका एक ही ऑप्शन बचता है, एक त्रिबंध और 2 द्विबंध। ठीक है, एक त्रिबंध और 2 द्विबंध, एक त्रिबंध या 2 द्विबंध, और नहीं या है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। सॉरी मैंने गलत पढ़ा, इसका आंसर या है, तो या तो आप एक त्रिबंध लगा के देखिए या 2 द्विबंध लगा के देखिए। तो चलिए हम ये भी लगा के देख लेते हैं। ठीक है, चलिए एक सेकेंड। अब इन्होंने बोला एक त्रिबंध या 2 द्विबंध, तो एक त्रिबंध लगा के देख लेते हैं हम। यहाँ पे एक त्रिबंध हमने लगा लिया, तो अब हम हाइड्रोजन कंप्लीट करते हैं। हाइड्रोजन कंप्लीट करेंगे तो क्या होगा, 1 2 3 और एक 4, एक 4 यहाँ पे वैलेंसी पूरी हो गई, 1 2 3 और 4 इसकी पूरी है, 1 2 3 4 1 2 3 4 या इसकी पूरी। अब हाइड्रोजन गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6, यानी एक त्रिबंध इस कंपाउंड में होगा। ठीक है, ये वाला आंसर तो बिल्कुल सही है, लेकिन साथ साथ में आपको अगर वेरीफाई करना है तो आपको ये 2 द्विबंध वाला भी देखना पड़ेगा। तो इसे 2 द्विबंध वाला देख लेते हैं। तो ये कैसे देखेंगे हम, अब इस बार जैसे हमने एक त्रिबंध लगाया था ऐसे हम 2 द्विबंध लगा के देखेंगे। ठीक है, इसमें या दे रखा है, या तो इसमें एक त्रिबंध होगा या 2 द्विबंध होंगे, इसका या का ध्यान रखिएगा, ये बहुत कंफ्यूजिंग है। पहले में हमारा और दे रखा था, हमें दोनों को एक साथ लगाना था, इसमें या दे रखा है, एक बार एक को लगाएंगे एक बार एक को लगाएंगे। ठीक है, तो 2 द्विबंध बोले हमसे, तो हम कहीं भी 2 द्विबंध लगा सकते हैं। ठीक है, आपकी मर्जी, आप कहीं भी लगाइए, हाइड्रोजन वैसे ही बैच हो जाएंगे। ठीक है, 1 2 अब लगा दीजिए, कार्बन की वैलेंसी पूरी कर दीजिए, 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। ठीक है, लगा के देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6, देखिए सही बात है, हमारे 6 हाइड्रोजन पूरे हो गए 4 कार्बन के साथ। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये आंसर समझ में आया होगा। ठीक है, कुछ नहीं करना है, आपको बॉन्ड्स लगा के देखना है, और आपके पास बीएड में इतना इनफ टाइम होता है कि आप आराम से देख सकते हैं, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। चलिए 71 क्वेश्चन, 71 क्वेश्चन है हमारा, सी एन पी और एस की विद्युत ऋणात्मकताओं का के बीच सही संबंध है। सी एन पी और एस, इसकी विद्युत ऋणात्मकताओं का सही संबंध आपको पता करना है। तो विद्युत ऋणात्मकता का मैं बता देती हूँ किसकी कितनी है। जैसे सी की हमारी कितनी होती है, सी की हमारी होती है 2.49 अप्रॉक्स होती है। एन की हमारी होती है, एन की हमारी कितनी होती है, 3 होती है अप्रॉक्स। ठीक है, पी हमारी 2.1 के अप्रॉक्स जाता है, और एस हमारा क्या होता है 2.5। विद्युत ऋणात्मकता का मतलब होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये हमारा एक्सपेरिमेंटल फैक्टर है, हम एक्सपेरिमेंटली निकालते हैं। तो एस की कितनी होती है 2.5, पी की कितनी होती है 2.1, एन की कितनी होती है 3 और सी की कितनी होती है 2.49। अब आप बस इसको लगा दीजिए, अगर आपको इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पता है, पीरियोडिक टेबल में आप देख सकते हैं। ठीक है, कहाँ कौन स्टैंड कर रहा है, अगर आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पता है तो आसानी से आप लगा सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा किसकी हो जाएगी, सबसे ज़्यादा हमारी हो जाएगी नाइट्रोजन की। ठीक है, तो नाइट्रोजन किस में ज़्यादा है, हाँ इन तीनों ऑप्शन में ज़्यादा है, तो ये ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हो गया। सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन की हो जाएगी, फिर हमारी सल्फर की हो जाएगी, तो यानी हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, नाइट्रोजन सल्फर, फिर हमारी कार्बन की, फिर हमारी फास्फोरस की। ठीक है, और इस बात का ध्यान रखिएगा साइन कहाँ लगे हुए हैं, ये बात का बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखिएगा। इस साइन को देख लीजिएगा, यहाँ पे दे रखा है कि n ग्रेटर देन s। ठीक है, आप उल्टा भी पढ़ सकते हैं तो आपका आंसर गलत हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी। आपको बस इसकी विद्युत ऋणात्मकता यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्रम याद होना चाहिए था। चलिए 72 क्वेश्चन, लवण जिनकी उपस्थिति से जल में स्थायी कठोरता आती है, कौन से लवण होते हैं जिनमें हार्डनेस आती है जल में यानी स्थायी कठोरता आती है। ठीक है, ए Na+ और K+ के कार्बोनेट्स, बी Ca2+ और Mg2+ के क्लोराइड्स एंड सल्फाइड्स, बी Pb2+ और Hg2+ के कार्बोनेट्स या Pb2+ और Ba2+ के क्लोराइड्स और सल्फेट्स। बताइए जो वाटर की हार्डनेस होती है वो किसकी वजह से होती है। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा Ca2+ और Mg2+ के क्लोराइड्स और सल्फेट्स की वजह से हार्डनेस आती है वाटर में। ठीक है, जल में हार्डनेस आती है। 73 क्वेश्चन, दलहन पौधों की जड़ों की गांठों में पाए जाने वाला बैक्टीरिया निर्माण करता है। दलहन पौधों की जड़ों की गांठों में पाए जाने वाला बैक्टीरिया निर्माण करता है। क्लोरीन से क्लोराइड का, नाइट्रोजन से नाइट्रेट का, सल्फर से सल्फेट का या फास्फोरस से फास्फेट का। तो 73 क्वेश्चन का आंसर देंगे आप लोग। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 73 क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा,
इसका सही आंसर है हमारा नाइट्रोजन से नाइट्रेट का। ठीक है, बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 74 क्वेश्चन है नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त होती है। नाभिकीय ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? न्यूट्रॉनों के टूटने से, बीटा कणों के टूटने से, इलेक्ट्रॉनों के टूटने से या प्रोटॉन के टूटने से? बताइए नाभिकीय ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? न्यूक्लियस एनर्जी किससे प्राप्त होती है? तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? नाभिकीय ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? न्यूट्रॉनों के टूटने से, यानी ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 75 क्वेश्चन। 76 क्वेश्चन तक हम करेंगे। 75 यानी हमारा सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है। मर्क्यूरस आयन का प्रतीक है। ठीक है, मर्क्यूरस आयन का प्रतीक है Hg2 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 या Hg2 ये हमारा मर्क्यूरी का आयन होता है। तो आप ये बताइए कि मर्क्यूरस आयन किसको बोलते हैं? मतलब हमें पता होना चाहिए था उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है। तो मर्क्यूरस की क्या होती है? 2+, यानी इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? Hg2+। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? Hg2+। इतना सिंपल क्वेश्चंस भी आते हैं, अगर आपको पता है तो आप आसानी से कर देंगे। ठीक है, 76 क्वेश्चन। फिटकरी का अणुसूत्र है। फिटकरी का अणुसूत्र क्या है? Al2SO4 होल 5H2 हो, Al2SO4 24H2 हो, Al2SO4 का होल ट्वाइस 6H2 हो, या K2SO4 Al2SO4 का होल ट्वाइस डॉट 24H2O। तो ये क्वेश्चन मैंने बहुत बार देखा एग्जाम में, और बीएड ही नहीं काफ़ी एग्जाम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। कुछ नहीं पता फिटकरी का, अगर आप कुछ नहीं पता सिवाय अणुसूत्र पता है तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को कर ले जाएंगे। कुछ नहीं है इसमें, फॉर्मूला बताना है। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डी इसका K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस 24H2O। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कल हम फिर से 25 क्वेश्चंस के साथ हाजिर होंगे। जितने भी बचे हुए इसके क्वेश्चन हैं वो सब हम करेंगे। ठीक है, तो आप क्लासेस की टाइमिंग देख लीजिए, क्लासेस को रेगुलर ज्वाइन करते रहिए और अपनी तैयारी को और बेहतर बनाते रहिए। ठीक है, क्लास को रेगुलर ज्वाइन कीजिएगा। और इसके अलावा अगर आपने प्रैक्टिस सेट्स नहीं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं लिए हैं तो जाके जल्दी से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, ले लीजिएगा। क्लास को आपको पसंद आई है लाइक शेयर कर दीजिएगा। और अगर आपको लिंक से डाउनलोड नहीं हो पा रहे हैं आपके पेपर, तो व्हाट्सएप पे आप मैसेज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो बाकी क्लासेस लेते रहिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाते रहिए। चलिए ठीक है, बाय बाय।